हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि मॉडल पेपर का भी होने वाला है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जामिनेशंस में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉडल पेपर में बहुत सारे दिए हुए हैं, इसलिए ये मॉडल पेपर का सेट 2 का और शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि आपके एग्ज़ाम में, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशंस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 5 का आपको आंसर्स देना होता है। ठीक है, 5 आंसर देंगे आप लोग, 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि टोटल आप लोगों को 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 10 क्वेश्चन का ये 10 नंबर लाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि मैं मॉडल पेपर में कंप्लीट आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को गेस्ट दे दूँगी, उससे काम चल जाएगा आपका। तो जिसमें कि मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दे चुकी हूँ और आगे नेक्स्ट मैं आप लोगों को दूंगी आगे। ठीक है, और 10 इसमें हो गया, 20 क्वेश्चन तो आज ही हो गया। 3 दिन के अंदर अंदर आपको 30 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन कर लेने सही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको पता ही है कि 40 और 50 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 4 से 5 लाइन में आपको आंसर्स देने हैं अपने एग्जामिनेशंस में। कैसे देने हैं वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु आर विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा गया है। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या होता है ये बताना है, यानी कि और टू ऑटम वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन। ठीक है, इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। ये लाइन जो है आपका द सोल्जर वाले चैप्टर से है, जिसमें कि आपको इस लाइन का मतलब समझाना है और डस्ट का मतलब क्या होता है ये बताना है। ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। कौन जो है वो फर्स्ट हिस्टोरिकल राइटर है वो बताना है, नॉवल हिस्टोरिकल नॉवल है। आपको 4 ऑथर का नाम बताना, नेम द ऑथर, मतलब कि द आर्म्स एंड द मैन, द सेंटर वेरी टेल, किंग लियर, द गाइड, इन सभी का आपको राइटर्स का नाम बताना है। और ये बता दूं कि ये 5 नंबर क्वेश्चन को करने के बाद आप यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स में भी नंबर ला सकते हो, क्योंकि सेंटर बाय डिटेल्स हो गया, किंग लियर हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम तरह का सवाल आपको मैं नीचे आगे आंसर है उसको बताऊंगी। ठीक है, अगला है कि व्हाट आर द 2 बेसिक एजम्पशंस अबाउट द पब्लिक। पब्लिक के बारे में 2 बेसिक एजम्पशंस क्या है, चैप्टर से रिलेटेड है। गांधी से माइंड जो है वो एक रेस्टलेस वर्ड है, गांधी जी ने ऐसा कहा है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या है जो कि आदमी के माइंड को रेस्टलेस बनाता है, ये बताना है आंसर। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान क्या लाया था ये बताना है। किस ओकेज़न पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी स्पीच को डिलीवर की थी वो बताना है। मैकियावेली टर्म्ड अ क्राइम, मैकियावेली जो है वो क्यों एज अ क्रिमिनल, यानी कि नेपोलियन की तरह माना जाता है, ये बताना है। तो ये इतना सारा 10 सवाल ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सारे ही सवाल को आपको देख लेना है, उसका आप एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप अपने तरफ से भी आंसर दे सकते हो, और नहीं तो मैंने जो आंसर लाया है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि हु आर विस्परिंग नेबर। आपको साइड में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस भी देख सकते हो और यहाँ आंसर है। ठीक है, विस्परिंग नेबर्स कौन है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विस्परिंग नेबर कौन है। एजेंट्स ऑफ द मैनेजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स हु कम व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज डेड। देखिए एजेंट्स होते हैं किसके, तो जो डेथ के मैसेंजर होते हैं, कौन, जिसको हम लोग कहते हैं ना यमदूत आते हैं, यमराज जी आते हैं हम सभी को मरने के दौरान लेने के लिए। तो उनके बारे में बोला गया है कि जो भी एजेंट्स होते हैं डेथ के, वो जो होते हैं वो मैसेंजर ऑफ डेथ के होते हैं। ठीक है, और ये जो है वो विस्परिंग नेबर होते हैं, यही यानी कि एजेंट्स ऑफ, सिंपल वर्ड्स में कहूँगी तो एजेंट्स ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर्स ऑफ डेथ को ही हम लोग विस्परिंग नेबर्स कहते हैं। ठीक है, और ये कब आते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हमारे डेड हो जाती है, जब हम लोग मर जाते हैं, तो वो विस्परिंग नेबर्स जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर एक करेक्ट सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में अभी खोल कर बैठिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखते चलिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस इन
ऑटम। ऑटम के दौरान, ऑटम सीजन में क्या होता है ये बताना है। सिंपल है क्वेश्चन। ऑल फ्रूट्स गेट रिपन एंड फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम, ऑल द वर्ड्स स्टार्ट टू सिंगिंग टू सी स्वीटनेस ऑफ द सीजन। देखिए, जितने भी फ्रूट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं ऑटम्स के सीज़न में, ठीक है। फ्रूट्स जो होते हैं वो पक जाते हैं और ऑटम के सीज़न में फ्लावर्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स हैं वो सिंग करने लगते हैं, गाने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा सीज़न होता है, स्वीटनेस ऑफ सीज़न को देखकर वो वर्ड्स जो है वो चहचहाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट सॉल्यूशन है आपका व्हाट हैपेंस इन ऑटम सीजन, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड। इसका मतलब क्या होगा, या फिर डस्ट किस चीज़ के लिए आया है द सोल्जर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो द सेंटेंस ऑफ द पोएम इन, देखिए ये जो लाइन है, इन दैट रिच अर्थ और रिच डस्ट कंसील्ड, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, इन दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड मीन्स फॉर द मॉर्टल remains of the poet after his death in the war field, dust also stands for those person who avoid war and wanted to live a peaceful life. They never quarreled for anything. देखिए, डस्ट जो है वो बेसिकली एक उस सोल्जर के लिए आया है जो कि वार के दौरान, युद्ध के दौरान मर जाते हैं और किसी भी दूसरी भी भूमि पे मरते हैं, वो किसी भी ज़मीन पे मरेंगे तो वो वहाँ के कण कहलाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये डस्ट जो है, डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर के लिए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सोल्जर के लिए ये डस्ट आया है, ठीक है। और सोल्जर के लिए डस्ट आया है, वो कहते हैं कि जब भी मैं मर जाऊँगा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, यानी कि वार के दौरान अगर मैं मर गया तो डस्ट जो है वो ऑल्सो स्टैंड्स फॉर क्या हो गया, पर्सन हु अवॉइड वार। डस्ट जो है वो उसके लिए भी स्टैंड करता है जो कि वार को अवॉइड करता है, यानी कि युद्ध को इग्नोर करता है, इसको अवॉइड करता है। वांटेड टू लीव अ पीसफुल लाइफ, और वो जो है वो चाहता है कि एक शांतिमय जीवन व्यतीत हो उसका, उसके लिए भी ये डस्ट आया है। दे नेवर क्वारल फॉर एनीथिंग, वो कभी भी किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए वो झगड़ा नहीं करना चाहते, उनके लिए भी ये डस्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यानी कि डस्ट कहें तो हम इंसान, ठीक है, डस्ट कहें तो हम इंसान, हम एक लोग जो हैं, हम सब भी जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड वार में जाए या वर्ल्ड वार में ना जाए, जो सिंपल लिविंग को जी रहे हैं, पीसफुल लाइफ को जी रहे हैं, वो सब के सब एक डस्ट की तरह ही है, एक कण की तरह ही है, ठीक है, इस पृथ्वी पे। और कुछ नहीं है, बस इसी चीज़ के बारे में ये बात करी गई है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि डस्ट के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका ये था कि हु इज़ द फर्स्ट राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल में फर्स्ट राइटर का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो सर वॉल्टर, देखिए सर वॉल्टर स्कॉट पेंटेड legendary of history of border converses in his novel, so he is the first English writer of the historical novel such and केनीवॉर्थ। देखिए, सिंपल आपको बता देती हूँ मैं कि सर वॉल्टर स्कॉट जो है वो पहले क्या है, पहले हिस्टोरिकल नॉवल है, फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल राइटर है, हिस्टोरिकल नॉवल राइटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल राइटर कौन सा था। देखिए, उन्होंने किस चीज़ को लिखा था, पहला उन्होंने लिखा था इवेनो एंड नीविल ऑर्थ, ठीक है, एंड नीविल ऑर्थ, ये दो जो है वो उनके लिखे गए हिस्टोरिकल नॉवल हैं, ठीक है। तो बस सिंपल आपको नाम याद रखना है कि नाम क्या है, और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उन्होंने किस चीज़ को लिखा है, ठीक है। तो बस ये रहा आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कि पहले हिस्टोरिकल राइटर का नाम सिर्फ बताना था, तो नाम आपको सिर्फ याद रखना है। और आप चाहो तो ये आप ये भी याद रख सकते हो कि उन्होंने कौन से नॉवल को लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ऑथर का नाम बताना है कि ये सब ऑथर ने, मतलब कि जैसे कि सेंटरबरी टेल्स है तो उसके राइटर कौन है, किंग लियर है तो उसके राइटर कौन है। तो सिंपल आंसर है कि आपको लिखना है कि आर्म्स एंड द मैन के राइटर कौन है, जी.बी. साउ, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन के राइटर है जी.बी. साउ, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड आता है सेंटरबरी टेल्स के राइटर हैं चौसर, क्या है, चौसर। कॉपी निकालिए और लिखिए, सेंटरबरी टेल्स के राइटर हैं चौसर।
और आर्ट्स एंड द मैन के राइटर थे जी बी साव। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये चारों, जो जितना भी दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। द गाइड के राइटर थे आर के नारायण, ये उतना खास तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। द गाइड के राइटर कौन है? आर के नारायण। ओके। किंग लियर के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है। किंग लियर के राइटर आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, किंग लियर के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्लियर होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर खत्म हुआ। अब आते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर पूछ रहा था कि जो बेसिक एग्जाम्पन्स है पीपल के बारे में, मतलब कि पब्लिक के बारे में बेसिक एग्जाम्पन्स क्या क्या हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे आंसर, द 2 बेसिक एग्जाम्पन्स अबाउट द पीपल पब्लिक आर। 2 बेसिक एग्जाम्पन्स ये हैं, पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे, ये लिख दिए, उसके बाद फिर पॉइंट देके अपना आंसर लिखेंगे, फिर पॉइंट देके अपना आंसर लिखेंगे, दोनों बेसिक एग्जाम्पन्स बता देंगे। ठीक, that they have not the bit of wit to distinguish truth from falsehood। देखिए जो भी झूठापन चीज़ है उस चीज़ को वो सच में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। पहला वो उनका बेसिक एसेंशन है। विट मतलब होता है बुद्धिजीवी, पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि दे नॉट द विट ऑफ डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, यानी कि जो भी गलत चीज़ें हैं, जैसे कि गलत क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारी डेथ निश्चित है, आवर डेथ इज़ सर्टेन, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके अपने जीवन को हर रोज़ बचा रहे हैं। तो ये क्या है कि हमें फॉल्सहुड से, यानी कि फॉल्स चीज़ों से ट्रुथ को सच मानने में, यानी कि उसको सही करने में हमें नहीं आता है, वो हमें बुद्धि है ही नहीं कि जो झूठी चीज़ है उसको झूठ नहीं रहने देना, झूठ ही रहने देना चाहिए, उसको सच नहीं बनाना चाहिए। ये हमें इंसान को नहीं करना आता है। जो सच है उसको सच नहीं रहने दिया जाता है, हम सच मानते नहीं। सच्चाई हमारे जीवन की ये है कि एक ना एक दिन हमें सबको यहाँ से जाना है, इस पृथ्वी को छोड़ के, लेकिन फिर भी हम हर रोज़ अपने जीवन को बचा रहे हैं हर मुसीबतों से। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो वही है। तो ये पहला इंसान का एजम्पशन है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट अ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज़ प्लीजेंटली स्टिमुलेटिंग। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट ये है हम लोगों की कि हम सबको पता है कि कोई कथन जो है वो झूठा है, ये कथन झूठ है कि हम सब यहीं पे रहेंगे, यानी कि कोई ये नहीं मानता है कि हम सब मर जाएंगे, लेकिन फिर भी इस कथन को कोई सच नहीं मानता, इसको झूठ मान के ही आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन को जी रहा है। बस उसे ज़रूरत है एक खुशी की। ठीक है, खुशी मिलेगी तो वो हर कथन को सहने के लिए तैयार है। ठीक है, झूठी कथन को भी। ठीक है, तो ये एक सेकंड स्टेटमेंट जो है एजम्पशन है जो कि पब्लिक के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये था कि माइंड जो है वो एक रेस्टलेस वर्ड है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? तो माइंड इज़ अ रेस्टलेस वर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। आवर नीड्स आर अनएंडिंग। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पर्सन द मोर अनब्रेडल्ड दे बिकम। देखिए जो भी हमारी एसेंशन है, मतलब कि हमारी जो माइंड है वो रेस्टलेस वर्ड इसलिए है क्योंकि जितना हम चीज़ों को चाहते हैं, जितना हम चीज़ों को पाते हैं, उससे ज़्यादा और कहीं हमारी चाहत हो जाती है कि और इससे अधिक हम पाएंगे। हमारा जो मन है ना, हम लोग अभी तक अनसेटिस्फाइड है, हम लोग अभी तक अनसेटिस्फाइड है। मतलब कि जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको अगर यहाँ 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई टॉपर बच्चा है, टॉपर जो बनना चाहता है, ठीक है, तो वो अगर उसको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 10 क्वेश्चन में भी वो संतुष्ट नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन करके जाऊँगा तो मेरे 10 में 10 बन जाएंगे। वो कितना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि उसे 10 नहीं 100 क्वेश्चंस चाहिए, 100 में भी उसे संतुष्टि नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसे इतना सारा चीज़ चाहिए, फिर भी वो अभी तक असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है चीज़ों को लेकर। तो वही है ना कि स्कूटर है आपके पास तो आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो कल को कार चाहिए, तो कि होता है ना इसी तरीके का। तो हमारी ज़रूरतें कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो और अनएंडिंग है, जितना चाहोगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। हम अपने पैशन में इतना चोर हो गए हैं कि हम खुद ही उस चीज़ में अंधे हो चुके हैं। ठीक है, इतने अंधे हो गए हैं कि हमें और किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इस मोह माया में पड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया कि क्यों हमारा माइंड जो है वो एक रेस्टलेस वर्ड की तरह है, पक्षी की तरह है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान क्या लाए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान मेंटल इक्विपमेंट लाया,
अ डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। उस टाइम पे क्या था कि जो भी एजुकेशंस है, नॉलेज है, उसके मामले में बहुत सारी कम नॉलेज आप लोगों को दी जाती थी। आज के टाइम पर इतना नॉलेज है कि आप नॉलेज लेते लेते थक जाओगे, लेकिन नॉलेज देने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने दौरान मेंटल इक्विपमेंट लाया, डिग्री ऑफ लर्निंग लाया, जो भी सीखने की चीज़ें हैं, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान लाया। अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया था और किस चीज़ के दौरान दिया था, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो वो जब शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट का, इंडिया के प्रेसिडेंट का, तब उन्होंने ये स्पीच दिया था, और जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में, कॉलेजेस में अपने एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वाई इज़ मैकियावेली टर्म्ड अ क्रिमिनल? मैकियावेली जो है वो एज अ क्रिमिनल घोषित क्यों कर दिया गया था, ये क्वेश्चन है। तो मैकियावेली को क्रिमिनल इसलिए कहा गया था बिकॉज ही कमिट ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइम, जितने भी सॉर्ट्स ऑफ क्राइम होते हैं, छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, वो मैकियावेली के द्वारा किए जाते हैं। ही प्लंडर्स लेडर्स, ransacks jewels cases, stifles pet dog, break glass panes, steal important documents from foreign office or plans, and drawing from the Admiralty। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो थे वो क्राइम किया करता था, छोटा छोटा क्राइम किया करता था, और सबका दूध पी जाना, ज्वेलरीज को इधर उधर बिखेर देना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रद्दी में बना देना, फाड़ चीर देना, ये सब उसका क्राइम हुआ करता था। इसीलिए उसको जो है एज अ क्रिमिनल, लाइक एज ए नेपोलियन क्राइम बता दिया गया था कि अपने टी.एस. इलियट के द्वारा, और टी.एस. इलियट की ही ये बिल्ली थे, ठीक है। टी.एस. इलियट के द्वारा ही ये सारा लिखा गया है मैकियावेली के बारे में, और मैकियावेली को एज अ क्राइम घोषित किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मस्ती मजाक जो भी है आपकी पढ़ाई के बाद है, ठीक है। पहले आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है, ओके। हम आपको जितना भी मस्ती करना है वो एग्जामिनेशंस ख़त्म होने के बाद आप कर लीजिए, जितना रील्स देखना है, जितना वीडियोस देखना